हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल स्टडी क्लासेस। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग सीडीपी के कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे जो स्पेशली फॉर आपके सीटेट एग्ज़ाम या आप किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए ये क्वेश्चंस जो हैं वो काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल होंगे। और साथ ही साथ ये पेपर 1 और पेपर 2 ये दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आइए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित संरचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है? समावेशी शिक्षा की, पृथक्करण की, मुख्य धारा शिक्षण की या एकीकृत शिक्षा की? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए कि आरटीई एक्ट 2009 जो है वो समावेशी शिक्षा की बात करती है कि सभी बच्चों को समावेशित करके पढ़ाना है। भले ही इसमें किसी भी प्रकार के बच्चे हों, या तो वो अधिक तेज हों या उनमें कुछ कमी हो, यानी कि जैसे भी जो स्टूडेंट हैं सबको एक साथ समावेशी शिक्षा में सबको जोड़ते हुए सबको पढ़ाना। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, डैश यह विचारधारा है कि सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो। मुख्य धारा शिक्षा, विशेष शिक्षा, बहुसांस्कृतिक शिक्षा या समावेशी शिक्षा? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी कि समावेशी शिक्षा जो है वो समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार सभी को है। इसकी बात करती है। समावेशी शिक्षा में सभी बच्चों को समावेशित करके यानी कि सभी को एक साथ एक रूप से बच्चों को पढ़ाने पर जोर दिया जाता है। तो समावेशी शिक्षा है जो है इसमें नियमित विद्यालय में समान शिक्षा प्राप्त करने का जो अधिकार है वो समावेशी शिक्षा के अंतर्गत बात की गई है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, एक शिक्षक को चाहिए कि वे विशेष संस्कृतियों समुदाय के बच्चों को बढ़ावा दें। वे विद्यार्थियों के बीच सांस्कृतिक विभिन्नताओं तथा विविधता की अनदेखी करें या यह संप्रेषित करें कि वह कक्षा कक्ष में सभी संस्कृतियों का सम्मान करती हैं एवं महत्व देती हैं, या वह विद्यार्थियों के बीच तुलना को अधिकतम करे। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 कि एक शिक्षक को ये चाहिए कि यह संप्रेषित करे कि वह कक्षा कक्ष में सभी संस्कृतियों का वो सम्मान करती हैं और सभी को महत्व देती हैं। एक टीचर अगर खुद ये कहें कि वो सभी संस्कृति का सम्मान करते हैं, उन्हें महत्व देते, तभी तो वो बच्चों को सिखा पाएंगे कि हमें सभी संस्कृतियों का सम्मान करना चाहिए। ना ही कोई छोटा होता है, ना ही कोई बड़ा होता है, ना ही कोई कम और ना ही कोई ज़्यादा। हमें सबका सम्मान करना चाहिए और सभी को समान रूप से महत्व देना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। अन्य ऑप्शन को भी समझ लेते हैं। विशेष संस्कृतियों या समुदाय के बच्चों को बढ़ावा दें, ये ऑप्शन गलत है कि सिर्फ विशेष संस्कृति के बच्चों को ही बढ़ावा देना और अन्य बच्चों को छोड़ देना, तो ये सही नहीं है, बल्कि समावेशी शिक्षा की बात की जाती है। सभी को एक में इंक्लूड करना है, ना ही किसी को अलग थलग करना है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो गलत है। ऑप्शन नंबर बी है, वह विद्यार्थियों के बीच सांस्कृतिक विभिन्नताओं तथा विविधता की अनदेखी करे, तो ये भी सही नहीं है कि उनकी जो सांस्कृतिक विभिन्नताएं हैं, और क्योंकि सभी बच्चे एक समान नहीं हैं, वो विभिन्न संस्कृति से आए हैं, तो इनकी जो विविधता है इसकी अनदेखी नहीं करनी है। और वह विद्यार्थियों के बीच तुलना को अधिकतम करे, तो बच्चों को किसी भी प्रकार का बच्चों में तुलना नहीं करना है। सभी बच्चों को समान दृष्टि से देखना है और सबको एक साथ पढ़ाना है। उनके बीच किसी भी तरह का तुलना का जो भावना है वो विकसित नहीं करना है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं जब वे पाठ्य पुस्तक में दिए गए तथ्यों को याद करते हैं, वे श्याम पट पर अध्यापक के द्वारा लिखे गए उत्तरों की नकल करते हैं, या वे विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों के सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, या शिक्षक कक्षा में होने वाली सभी घटनाओं व बच्चों को पूर्ण रूप से नियंत्रित करता है।
तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, कि बच्चे प्रभावी रूप से तभी सीखते हैं जब उन्हें गतिविधियों एवं कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। ऐसे भी कहा जाता है, यानी कि एनसीएफ ये कहता है कि बच्चों को हमेशा गतिविधि से जोड़ते हुए पढ़ाना चाहिए। बच्चे जो हैं वो बच्चों को रचनात्मक कार्यों के द्वारा बच्चों को पढ़ाना चाहिए, क्योंकि बच्चे जो हैं वो अगर किसी गतिविधि के माध्यम से पढ़ते हैं तो उस चीज़ को वो बेहतर तरीके से सीखते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। और वैसे भी ये जिस ऑप्शन में बच्चे एक्टिव हैं, सक्रिय हैं, उसे काफ़ी अच्छा माना जाता है। तो इन छोटे छोटे पॉइंट्स को भी आप ध्यान में रखें। अन्य ऑप्शन को भी हम समझ लेते हैं। वे पाठ्य पुस्तक में दिए गए तथ्यों को याद करते हैं। तो किसी भी तरह का तथ्यों को याद करना ये सही नहीं है। रट्टाफिकेशन बच्चों को बिल्कुल भी नहीं कराना है। रोट लर्निंग पर बिल्कुल भी जोर नहीं देना है। ये कहावत है कि रटंत विद्या भूलंत विद्या। तो इसी प्रकार से बच्चों को समझ कर पढ़ाना है। बच्चों को किसी प्रकार का रटने पर जोर नहीं देना है। ऑप्शन नंबर 2 है कि श्याम पट पर अध्यापक के द्वारा लिखे गए उत्तरों की नकल करते हैं। तो ये भी सही नहीं है। सिर्फ नकल कर लेने से बच्चे नहीं सीखते हैं, बल्कि इसमें क्या है कि बच्चे टीचर को देख करके नकल कर लिए, उनके अंदर क्या एबिलिटी है ये चीज़ तो बाहर नहीं आ सका। तो इसलिए बच्चों को खुद चीज़ों को करके सिखाने पर जोर देना चाहिए, ना कि नकल करके। शिक्षक कक्षा में होने वाली सभी घटनाओं व बच्चों को पूर्ण रूप से नियंत्रित करे। तो बच्चों को किसी प्रकार का नियंत्रित नहीं करना है, बच्चों को कंट्रोल में नहीं करना है, बल्कि बच्चों को एक खुला वातावरण मिलना चाहिए जहाँ वे अपने आप को स्वतंत्र समझे। अगर बच्चों को कंट्रोल किया जाएगा तो वो अपने मन की बात को कह नहीं पाएंगे। वो अब कुछ उनके मन में अगर प्रश्न होगा तो वो प्रश्न को वो नहीं पूछ पाएंगे। तो बच्चों को ऐसा डरा कर धमका कर या किसी प्रकार का कंट्रोल बच्चों को नहीं करना है। तो बच्चे प्रभावी रूप से तभी सीखते हैं जब वो किसी गतिविधि में या कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। बच्चों को कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए, पूछने की अनुमति नहीं देनी चाहिए, या पूछने से रोकना चाहिए, या पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए। तो बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए हतोत्साहित नहीं करना है, बल्कि बच्चों को और भी प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए कि और भी वो प्रश्न पूछें, क्योंकि जितना अधिक वो प्रश्न को पूछेंगे उनमें जो जानने की जो जिज्ञासा है वो और भी डेवलप होती जाएगी। और बच्चे क्या है कि वो और भी चीज़ों को बेहतर तरीके से सीखेंगे। पूछने की अनुमति नहीं देनी चाहिए, तो ये भी सही नहीं है। मान लीजिए कुछ पढ़ाई हो रहा है कक्षा में और बच्चों को समझ में नहीं आया है, तो वो टीचर से जानेंगे, समझेंगे कि आखिर चीज़ें जो हैं वो ऐसी क्यों हैं। तो प्रश्न पूछने के द्वारा ही उनके मन की जो जिज्ञासा है वो शांत हो पाएगी। तो उनकी अनुमति नहीं देना ये भी सही नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 है कि प्रश्न पूछने से रोकना। बच्चों को प्रश्न पूछने से रोकना नहीं है, बल्कि बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए और भी प्रेरित करना है कि वो जितना अधिक हो सके प्रश्न पूछें। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा कि पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सी एक मुख्य प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होती है। आइए अब हम इनके ऑप्शन को देखते हैं। पुनरावृत्ति एवं अभ्यास, निर्देश एवं संचालन, अन्वेषण एवं पारस्परिक क्रिया, कंठस्थीकरण एवं स्मरण। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, कि बच्चों को किसी भी तरह का कंठस्थीकरण यानी कि याद करना, रट्टाफिकेशन, रोट लर्निंग पर बिल्कुल भी जोर नहीं देना है। बच्चों को चीज़ों को करके सीखने पर, अन्वेषण करने पर या अभ्यास के द्वारा बच्चों को सिखाना है, ना कि उन्हें कंठस्थ करने के लिए करना है। तो बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को करके सिखाना, एक्टिविटी के माध्यम से सिखाना। और ऐसा भी कहा गया है कि बच्चे जो होते हैं वो सक्रिय अन्वेषण करता होते हैं। ठीक है, तो बच्चों को हमेशा एक खोज करने के लिए प्रोमोट करना चाहिए और उनको निर्देश देना चाहिए कि आप ऐसे चीज़ों को करिए, वैसे चीज़ों को करिए, ना कि उन्हें ये कर देना चाहिए कि आप चीज़ों को याद कर लीजिए। जब बच्चे याद करेंगे तो क्या होगा कि वो जो छपा छपाया चीज़ है उसको वो याद कर लेंगे, लेकिन उनके मन में जो नई जो क्या कहें क्रिएटिविटी है वो उनमें डेवलप नहीं हो पाएगी। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7,
बच्चों की गलतियां बार बार अभ्यास करने के लिए कहकर तुरंत सुधार देनी चाहिए। अधिगम का एक भाग है तथा उनके विचारों में एक अंतर्दृष्टि देती है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में महत्वहीन है। यह प्रदर्शित करती है कि बच्चे कितने लापरवाह हैं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, कि बच्चे की जो गलतियां होती हैं वो अधिगम का एक भाग होती हैं। मान लीजिए बच्चे जो गलती करते हैं तभी उन्हें पता चलता है कि हमें ये कार्य नहीं करना चाहिए था, बल्कि दूसरे तरीके से करना चाहिए था। या गलती के माध्यम से ही वो सीखते हैं कि इसे हम और भी बेहतर तरीके से कर सकते हैं, फिर उनका जो प्रदर्शन होता है वो और भी अच्छा होता है। हमारे ही जीवन में देख लीजिए, गलतियों के माध्यम से हम अनेक चीज़ों को सीखते हैं, उसके बाद हम चीज़ों को और भी बेहतर करते हैं, अपने अपने जो पर्सनालिटी है उसको और भी डेवलप करते हैं। तो गलतियां जो होती हैं वो सीखने का एक, समझिए तो, एक अभिन्न हिस्सा होती हैं, कि गलतियों के माध्यम से ही जो मनुष्य होते हैं, जो व्यक्ति होते हैं, वो सीखते हैं। तो अधिगम का ये भाग होती है जो विचारों को एक अंतर्दृष्टि देती है, यानी कि ये समझने का एक मौका देती है कि आखिर चीज़ों को उन्हें कैसे करना चाहिए, उनसे क्या गलती हुई जिनमें उन्हें सुधार करना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। बार बार अभ्यास करने के लिए कहकर तुरंत सुधार देना चाहिए। बार बार अभ्यास कराने से भी बच्चे क्या है कि वो ऊब जाते हैं, और अगर बार बार उनको अभ्यास कराया जाएगा तो वो नई चीज़ को कैसे सीख पाएंगे, वो पुरानी चीज़ में ही अटक कर रह जाएंगे। तो बार बार अभ्यास कराना ये भी सही नहीं है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में महत्वहीन है, तो ये गलत है, क्योंकि बच्चे जो हैं वो गलतियों के माध्यम से सीखते हैं, और ये महत्वपूर्ण होता है, ना कि महत्वहीन। प्रदर्शित करते हैं कि बच्चे कितने लापरवाह हैं, ये भी गलत है। गलतियां तो सभी से होती हैं, और गलतियों के माध्यम से ही बच्चे सीखते हैं, और ये वो लापरवाह हैं, ये कहना भी गलत होगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। मूल्यांकन को डैश शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए, केवल नंबरों के संदर्भ में करना चाहिए, वस्तुनिष्ठ प्रकार के लिखित कार्यों पर आधारित होना चाहिए, या एक गतिविधि के रूप में लेना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, कि मूल्यांकन को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए। यानी मूल्यांकन जो होती है वो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होती है। मूल्यांकन के माध्यम से ही तो हम जान पाते हैं कि बच्चे ने कितना सीखा है और कितना नहीं सीखा है। मूल्यांकन क्या होता है, हम सतत मूल्यांकन और व्यापक मूल्यांकन करते हैं बच्चों का। सतत मूल्यांकन ऐसे मूल्यांकन को कहा जाता है जो पेन पेपर टेस्ट होता है, यानी कि बच्चों को जो हम टेस्ट लेते हैं, चाहे वो मंथली लें या कुछ चैप्टर को कंप्लीट कराया और उसके बाद हमने टेस्ट ले लिया, तो वो हो गया सतत मूल्यांकन। यानी जो पेन पेपर टेस्ट जो होता है वो सतत मूल्यांकन हो गया, जो हमेशा हम लेते रहते हैं बच्चों का। इसके बाद व्यापक मूल्यांकन है। व्यापक मूल्यांकन में शैक्षिक पक्ष और सशैक्षिक पक्ष ये दोनों आते हैं। शैक्षिक पक्ष में वो आते हैं जो पेपर पेन टेस्ट होता है, यानी कि बच्चे ने एग्जाम में कितना नंबर लाया, ये सारी चीज़ें होती हैं। और सशैक्षिक में होती हैं कि उसके साथ उसने क्या क्या एक्टिविटी किया है, और एक्टिविटी के माध्यम से और क्या चीज़ें हैं जिसे उन्होंने सीखा है, तो ये दोनों होती हैं। तो मूल्यांकन जो होती हैं वो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। फिर केवल नंबरों के संदर्भ में करना, तो ये भी सही नहीं है कि मूल्यांकन सिर्फ नंबर के संदर्भ में ही किया जाता है। नंबर के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके माध्यम मूल्यांकन के माध्यम से उन चीज़ों को हम जान पाते हैं कि बच्चा पढ़ाई के साथ साथ अन्य किसी चीज़ में या अन्य गतिविधि में कितना एक्टिव है। तो ये सारी चीज़ें भी हमें मूल्यांकन के माध्यम से पता चलती हैं। वस्तुनिष्ठ प्रकार के लिखित कार्यों पर आधारित होना चाहिए, या सिर्फ लिखित कार्य के द्वारा ही क्यों, बच्चों की एक्टिविटी के द्वारा भी तो हम उसका मूल्यांकन कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सभी बच्चे पढ़ने में ही तेज होते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो एक्टिविटी में, या कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो खेल कूद में अच्छे होते हैं, या कोई गाना गाने में अच्छे होते हैं, या कोई डांस करने में अच्छे होते हैं। तो ये क्या है कि मूल्यांकन जो होता है वो विभिन्न पक्षों का होता है। इसके बाद है कि एक अलग गतिविधि के रूप में लेना चाहिए। तो एक अलग गतिविधि के रूप में लेना चाहिए
इससे भी जो बेस्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए। मूल्यांकन के द्वारा ही हमें ये पता चलता है कि बच्चे ने कितना सीखा है, उसमें कितना डेवलप हुआ है और कितने डेवलप करने की उनमें आवश्यकता है। तो मूल्यांकन जो है ये इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, जब शिक्षक को विद्यार्थियों एवं उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है तब विद्यार्थी, आइए अब हम इनके ऑप्शंस को देखते हैं, निश्चिंत हो जाते हैं तथा सीखने के लिए किसी भी तरह का प्रयास करना बंद कर देते हैं, का उत्साह भंग हो जाता है तथा वे दबाव में आ जाते हैं, या किसी भी रूप में प्रभावित नहीं होते हैं, या ऑप्शन नंबर डी है कि सीखने के लिए उत्सुक व एवं प्रेरित रहते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो ये होगा कि जब शिक्षक को विद्यार्थी एवं उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास हो जाता है तब विद्यार्थी में सीखने के लिए वो उत्सुक और प्रेरित रहते हैं। क्योंकि मान लीजिए जब शिक्षक यानी कि जो टीचर हैं वो विद्यार्थी की योग्यता के बारे में उनको विश्वास हो जाता है कि विद्यार्थी जो है वो इस चीज़ को कर सकता है। मान लीजिए कक्षा में कोई विद्यार्थी है और टीचर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको सौंपते हैं कि आपको ये कार्य करना है, तो इसमें बच्चे में क्या है कि सीखने के प्रति उसमें उत्सुकता पैदा होती है और वो अपने आप को काफ़ी प्रेरित महसूस करते हैं कि उनको इस कार्य के लिए सेलेक्ट हुए हैं वो, है ना। और उस चीज़ को वो और भी मेहनत के साथ करते हैं कि हमें अच्छा प्रदर्शन करना है ताकि जो टीचर जो हैं वो और भी ज़्यादा प्रसन्न हो, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो होती हैं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, निश्चित हो जाता है तथा सीखने के लिए किसी भी तरह का प्रयास करना बंद कर देते हैं। तो ये सही नहीं है कि अगर टीचर को उनकी योग्यता के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है तो ऐसा नहीं है कि बच्चा जो है वो सीखना ही बंद कर देता है, बल्कि जब टीचर उनमें विश्वास दिखाते हैं तो बच्चे सोचते हैं कि हम और भी अच्छा प्रदर्शन करें ताकि टीचर हमसे और भी प्रसन्न हो, और का उत्साह भंग हो जाता है तथा वे दबाव में आ जाते हैं। ऐसा भी सही नहीं है कि उनका उत्साह भंग हो जाता है, बल्कि वो और भी प्रसन्न होते हैं कि टीचर उन पर विश्वास दिखा रहे हैं और चीज़ों को वो और भी बेहतर फिर तरीके से करने की कोशिश करते हैं, किसी भी रूप में प्रभावित नहीं होते हैं। तो ये भी सही नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी कि सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित रहते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, एक शिक्षक बच्चों को प्रभावी रूप से समस्या का समाधान करने में सक्षम बनने के लिए किस तरह से प्रोत्साहित कर सकती है। पाठ्य पुस्तक से एक ही प्रकार के प्रश्नों के उत्तर के अभ्यास के लिए उन्हें पर्याप्त मात्रा में अवसर प्रदान करके, या पाठ्य पुस्तक में दी गई सूचनाओं के कंठस्थीकरण करने पर बल देकर, या बच्चों को समस्या के बारे में सहजानुभूत अनुमान लगाने एवं बहुविकल्पों को देखने के लिए प्रोत्साहित करके, या ऑप्शन नंबर डी है कि पाठ्य पुस्तक के सभी प्रश्नों के व्यवस्थित तरीके से समाधान को लिखकर। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी कि एक शिक्षक बच्चों को प्रभावी रूप से समस्या का समाधान करने में सक्षम बनाने के लिए किस तरीके से प्रोत्साहित कर सकती है। बच्चों को समस्या के बारे में सहजानुभूत अनुमान लगाने एवं बहुविकल्पों को देखने के लिए प्रोत्साहित करके, कि मान लीजिए बच्चों के सामने कोई समस्या है, ठीक है, उस समस्या को वो कैसे सॉल्व करते हैं, तो उसके सामने बहुविकल्प यानी कि बहुत सारे विकल्पों के माध्यम से वो कैसे समस्या को सॉल्व करते हैं। एक तरीके से वो किस तरीके से डाइवर्जेंट थिंकिंग का प्रयोग करके वो समस्या को अपना प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं। तो इसके लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। पाठ्य पुस्तक से एक ही प्रकार के प्रश्नों के उत्तर के अभ्यास करने के लिए उन्हें पर्याप्त मात्रा में अवसर प्रदान करना। तो एक ही प्रकार के प्रश्नों का
यानी कि उत्तर का अभ्यास करने के लिए यानी कि एक ही प्रकार के प्रश्न का अगर वो बार बार अभ्यास करेंगे तो वो क्या है, डाइवर्जेंट थिंकिंग जो है उनमें डेवलप नहीं हो पाएगी। ठीक है। इसके बाद है पाठ्य पुस्तक में दी गई सूचनाओं का कंठस्थीकरण। तो बच्चों को किसी भी तरह का कंठस्थीकरण, रटने पर, रट्टाफिकेशन, रोट लर्निंग पर बिल्कुल भी जोर नहीं देना है। बच्चों को चीज़ों को करके सीखने या समझ के साथ सीखने पर जोर देना है, ना कि रट्टाफिकेशन पर। ऑप्शन नंबर डी है कि पाठ्य पुस्तक की के सभी प्रश्नों के व्यवस्थित तरीके से समाधान को लिखकर। तो सिर्फ समाधान टीचर अगर लिख दे और बच्चा क्या है कि उस समाधान को याद कर ले, है ना, तो ये सही नहीं है। इन सब से जो बेस्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, कि बच्चों को समस्या के बारे में सहजानुभूत अनुमान लगाने। मान लीजिए कोई समस्या है, बच्चों को खुद कहन उस प्रॉब्लम को अगर हम सॉल्व करने देंगे तो बच्चे क्या है कि उसमें अनुमान लगाएंगे कि आखिर उस प्रॉब्लम को हमको कैसे सॉल्व करना है। वो अपना डाइवर्जेंट थिंकिंग का प्रयोग करेंगे। ठीक है, यानी कि विभिन्न दिशाओं में वो सोचेंगे कि आखिर किन किन तरीकों का उपयोग करके इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कि वह विधियां जिनके प्रयोग से विद्यार्थियों की स्वपहल व प्रयास शामिल है, निम्न में से किसका उदाहरण है? निगमनात्मक विधि, अधिगमकर्ता केंद्रित विधि, परंपरागत विधि या अंतर वैयक्तिक बुद्धि। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, कि अधिगम केंद्रित विधि। यानी कि वह विधि जिनके प्रयोग से विद्यार्थी की स्वपहल और प्रयास मतलब क्या होता है, यानी कि जिसमें कि बच्चा पहल करे, वो चीज़ों को खुद करके सीखे। इस पर जोर हम तब देते हैं जब चाइल्ड सेंटर्ड जो होता है। ठीक है, यानी कि अधिगम केंद्रित, यानी कि चाइल्ड सेंटर पर ज़्यादा जोर देना चाहिए ताकि बच्चे जो क्या हैं वो चीज़ों को खुद करके सीखें। अगर बच्चे किसी चीज़ को करके सीखते हैं तो उसको वो और भी बेहतर तरीके से सीखते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान करता है? आइए अब हम इनके ऑप्शन को देखते हैं। संवेगात्मक, बौद्धिक, आध्यात्मिक एवं स्व, शारीरिक, व्यक्तित्व, आध्यात्मिक एवं संवेगात्मक, सामाजिक, शारीरिक, व्यक्तित्व स्व, शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक एवं संज्ञानात्मक। यानी कि बच्चे के व्यापक आयामों की सही पहचान कौन करता है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, कि शारीरिक यानी कि फिजिकल, संज्ञानात्मक यानी कि कॉग्निटिव, सामाजिक यानी कि सोशल, और संवेगात्मक मतलब कि इमोशंस। तो ये जो है वो विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान करता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसको हम शॉर्ट में भी याद कर सकते हैं। पी से फिजिकल, सी से कॉग्निटिव, एस से सोशल और ई से इमोशनल। तो इसे आप एक शॉर्ट फॉर्म में याद कर सकते हैं। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह से देखा जाता है? निष्क्रिय अनुकारकों के रूप में, सक्रिय अन्वेषकों के रूप में, खाली स्लेटों के रूप में या छोटे वयस्कों के रूप में। तो प्रगतिशील शिक्षा जो है वो सक्रिय अन्वेषकों के रूप में बच्चों को देखती है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। सक्रिय मतलब कि बच्चा क्या है कि सक्रिय अन्वेषण है, मतलब कि बच्चा खुद एक्टिव है किसी चीज़ को, किसी कार्य को करने के लिए। तो वो क्या होता है, वो प्रगतिशील शिक्षा की ओर इशारा करती है कि बच्चे जो हैं वो किसी चीज़ को खुद करके सीखें। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, निष्क्रिय अनुकरण। तो बच्चा कभी भी निष्क्रिय नहीं होना चाहिए, बच्चा हमेशा एक्टिव हो तो ही वो प्रगतिशील शिक्षा कहलाएगी। खाली स्लेट के रूप में तो ये भी सही नहीं है, छोटे वयस्कों के रूप में तो ये भी सही नहीं है, बल्कि बच्चे को सक्रिय अन्वेषण के रूप में देखा जाता है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम एक व्यक्तिगत गतिविधि है, एक निष्क्रिय गतिविधि है, एक अनुबंधित गतिविधि है या एक सामाजिक गतिविधि है। तो वाइगोत्स्की
के अनुसार उन्होंने समाज पर काफ़ी जोर दिया है। वाइगोत्स्की ने अपने सिद्धांत में समाज, संस्कृति और भाषा, इन तीनों पर काफ़ी जोर दिया है। इन्होंने अपने सिद्धांत में समाज, संस्कृति और भाषा, इस पर काफ़ी जोर दिया है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, कि वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम एक सामाजिक गतिविधि है। यानी कि बच्चे किस तरीके से समाज के साथ इंटरेक्ट करके, समाज के साथ अंतःक्रिया करके चीज़ों को सीखते हैं। इन्होंने समाज को काफ़ी इंपॉर्टेंस दिया है कि समाज जो होता है वो बच्चों के सीखने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगर बच्चा को अच्छा इन्वायरमेंट मिलता है, अच्छे समाज मिलते हैं, तो बच्चे में अच्छे गुणों का विकास होता है, उनका व्यक्तित्व विकास काफ़ी अच्छा होता है। लेकिन अगर वही बच्चों को अच्छा समाज, अच्छा माहौल नहीं मिल पाता है, तो बच्चे में अच्छे गुण, अच्छी विशेषताएं डेवलप नहीं हो पाती हैं। तो इस तरीके से समाज को इन्होंने काफ़ी इम्पोर्टेंस दिया है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन भी है। ठीक है, बच्चों को उनके अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? बच्चों को सीखने के लिए अभिप्रेरणा तथा सीखने के लिए उनकी सक्षमता केवल आनुवांशिकता के द्वारा पूर्व निर्धारित है, या बच्चों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि उनकी प्रेरणा एवं अधिगम सक्षमता को निर्धारित व सीमित करती है, या बच्चों को अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए उन्हें पुरस्कृत करने एवं दंडित करना होता है, या सभी बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं तथा सीखने में सक्षम होते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, कि बच्चों को उनके अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, कि सभी बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं और सीखने में सक्षम होते हैं। बच्चे खुद चीज़ों को सीखने के लिए वो प्रेरित होते हैं, और एक टीचर का काम है कि उनको और भी प्रेरित करना, उनको और भी मोटिवेट करना कि वो चीज़ों को कर सकते हैं और सीखने में वो सक्षम हैं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। बच्चों को सीखने के लिए अभिप्रेरित तथा सीखने के लिए उनकी सक्षमता केवल आनुवांशिकता के द्वारा पूर्व निर्धारित होती है। तो ये ऑप्शन सही नहीं है कि केवल आनुवांशिकता, इन्वायरमेंट का भी काफ़ी प्रभाव पड़ता है बच्चों के सीखने में। बच्चों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि उनकी प्रेरणा एवं अधिगम क्षमता को निर्धारित एवं सीमित करती है। तो ये भी सही नहीं है कि बच्चे की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि ये कुछ हद तक प्रभावित करती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो अगर मान लीजिए जिनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति जो पृष्ठभूमि है वो अच्छी नहीं है, तो वो बच्चा का जो अधिगम है वो अच्छा नहीं हो पाएगा। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनका सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि अच्छा ना होने पर भी वो काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करते हैं। फिर है ऑप्शन नंबर सी है कि बच्चों को अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए उन्हें पुरस्कृत एवं दंडित करना चाहिए। पुरस्कृत तो एक हद तक सही है कि कभी कभी बच्चों को रिइंफोर्समेंट, यानी कि बच्चों को क्या है कि बच्चों को हम जब बच्चा अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो उसको रिवॉर्ड दे करके हम उनको प्रोत्साहित करते हैं, लेकिन बच्चों को किसी प्रकार का दंड नहीं देना है, बच्चों को दंड नहीं देना है। तो बच्चे अगर जिस भी ऑप्शन में आप देखें कि बच्चों को दंड दिया जा रहा है या उनके विरोध में कुछ बात की जा रही है जिसमें कि बच्चा क्या है कि बच्चा को दंडित बच्चा महसूस कर रहा है, तो ये ऑप्शन जो है वो हमेशा गलत होंगे। इस बात का आप ध्यान में रखें। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। तो फ्रेंड्स आज हमने कुल 50 क्वेश्चंस को डिस्कस किए, हमने डिस्कस किए, और आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। और आपके जितने भी अगर कुछ आपको सेशन कैसा लगा तो आप अपने कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं, क्योंकि आपका जो फीडबैक है वो मेरे लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। तो आप अपना फीडबैक ज़रूर दें, आपको वीडियो कैसी लगी, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे वीडियो को आप लाइक करें, एंड अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसे ही इस चैनल पर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहते हैं, स्पेशली फॉर सीटेट एग्ज़ाम, या आप किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को पूरा कर सकते हैं। इस चैनल पर
कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जा रही है। साथ ही साथ हमने ईवीएस के कुछ चैप्टर को जो एनसीईआरटी बुक से संबंधित हैं उनसे कुछ चैप्टर को हमने कवर किया है, उससे कुछ संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को भी डिस्कस किया है। तो फ्रेंड्स, आप इस प्लेलिस्ट में जा कर के मैंने डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक दे दी है, तो वहाँ पर जा कर के आप मेरी वीडियो को देख सकते हैं। और इसी तरीके से आप तैयारी करते रहिए और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए। मैं नेक्स्ट वीडियो जल्द ही अपलोड करूँगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।